अच्छा, डिस्क्लेमर तो दे ही सकता हूँ ना मैं नए लोगों को, इतनी तो अलाउंस कर सकते हो आप। फेज 2, यहां मैं लिख देता हूं, फॉर एनालिस्ट्स ओनली। अब से जितने फेजेस हैं वो ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते, वो सिर्फ अगर एडवांस चाहते तो हम एडवांस कर सकते हैं, बट उनके लिए नहीं है। दिस इज कॉल्ड द रेंज एनालिसिस एंड इमोशनल कंट्रोल। ये रिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो कल मैं आपको इमोशनल कंट्रोल के बारे में बताऊंगा, आज मैं आपको थोड़ा सा जो है रेंज एनालिसिस के बारे में बता देता हूँ। बड़ा आलसी है यार। डियर मेरे न्यू व्यूअर्स, मेरी स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, 22 साल की भीख मांगने नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक नोटबुक लेके मेरी या अपनी कुछ चीज़ जो पसंद आ रही है उसको आप नोट डाउन कर सकते हो, और इससे ज़्यादा आप किसी भी तरीके की कोई चीज़ नहीं कर सकते। कोई रियल डेमो, किसी भी तरीके की ट्रेडिंग नहीं कर सकते। किसी भी तरीके का स्टॉक, क्रिप्टो, फॉरेक्स, ऑप्शन, प्रीमियम की रिकमेंडेशन लेने ना आए, और अपने लॉस रिकवरी के लिए बिल्कुल ना बैठे यहाँ पर, जो आपने सुबह किसी और की स्ट्रीम पे बैठ के किया है या अभी करके आए हो। थैंक यू। तो रेंज एनालिसिस के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं, ये किस तरीके से होता है, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वगैरह वगैरह, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो होता क्या है कि जब हम लोग, हम यानी कि हम कौन, हम जब चार्ट को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, एक अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, और हम लोग पता कर लेते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन कहाँ है, कितनी आ सकती है, ठीक है, जो है कितनी आ सकती है, और वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं हमने उसके अंदर सारी की सारी लगा दी, और हमें चार्ट का एक स्ट्रक्चर पता लग चुका है। अब यहाँ पर जब पता लग जाता है तो अब आता है थोड़ा सा एडवांस लेवल। एडवांस लेवल ये होता है कि अब ये पता करना है कि जो मूव आएगा वो बेसिकली कितने टाइम में आएगा। द रेंज एनालिसिस। रेंज का मतलब ट्रेडिंग की, फाइनेंशियल की, मनी मार्केट की भाषा में टाइम को बोला गया, ठीक है। अब यहां पर जो रेंज है वो टाइम बेस्ड एनालिसिस है, और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ टाइम बेस्ड फिबोनाची टूल विच इज नोन एज द गैन बॉक्स या गैन फैब। हम गैन फैब या गैन बॉक्स जैसे टूल्स को यूज कर सकते हैं, जो कि हमें ट्रेडिंग व्यू में दिया गया है। इसके जरिए हम लोग मार्केट में होने वाले रेंज के बारे में पता कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है और इसे समझने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए ये ट्रेडिंग के लिए नहीं होता, ये एनालिसिस के लिए होता है। उन्हें ये पता करना पड़ता है कि भाई अगर मेरी इन्वेस्टमेंट, अगर मान लो मैं एक महीने में पैसा नहीं बना पाता, और मेरी जो इन्वेस्टमेंट है इस स्टॉक की, इस पर्टिकुलर स्टॉक की, या फिर किसी और की इन्वेस्टमेंट जो है पर्टिकुलर स्टॉक पे जो लगाया गया, वो 6 महीने बाद जाके उतना रिटर्न देगी जितना हमने यहाँ कैलकुलेट किया है। कि मैंने सोचा कि मेरे सामने यहाँ पर 1 डे के टाइम फ्रेम में XYZ कोई भी स्टॉक का पीनट बना हुआ है, और वो पीनट का जो मूव है वो बेसिकली मेरे रेंज के हिसाब से निकल रहा है 6 महीने बाद, और उसमें प्रॉफिट निकल रहा है 12% का, एग्जाम्पल के लिए। तो मैं जैसा ना, मैं इन्वेस्टर को फिर बोलूँ भाई देखो ऐसा है, तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट हमारे हिसाब से निकल रहा है वो निकल रहा है 6 महीने का। क्या तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम 6 महीने तक कैपिटल को होल्ड करवा सकते हो? इफ दे से यस गो, इफ दे से नो नो। ये है फॉर इंस्टीट्यूशन वगैरह। अगर मैं इंडिविजुअल अपने लिए बात करूं कि भाई मुझे 6 महीने का वेट नहीं करना, मैं 1 आवर 2 आवर वाला बंदा हूं, तो मुझे उसमें 2 दिन 3 दिन की बजाय शायद ऐसा लगता है वो एक ही दिन में मूव आ जाए। जैसा कि मूव तब क्रिएट होता है जब कोई CPI डेटा रिलीज होता है, तो क्या होता है भाई, एक दिन का मूव वो 1 सेकंड में आ जाता है या 1 मिनट में आ जाता है। तो दिस इज कॉल्ड रेंज, कि बहुत ही सारा मूव बहुत ही कम टाइम में आ जाए, वो तो चलो कोई इवेंट की वजह से होता है। और अगर बहुत ही सारा मूव
बहुत जल्दी ना आने की बजाय बहुत धीरे आए, वो भी रेंज एनालिसिस के अंदर आता है। तो इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है, बट ये यूज होता है फॉर आइडेंटिफाइंग द टाइम। टारगेट पता करना इतना मुश्किल नहीं है एनालिस्ट के लिए, सामने बैठा तुम्हारे, देखा ही होगा तुमने। टारगेट और किस डायरेक्शन में जा रही हो, डायरेक्शन ढूंढना इतना मुश्किल नहीं होता। कितना जाएगी डिमांड सप्लाई मेजर करना इतना मुश्किल नहीं होता। मुश्किल होता है वो कब जाएगी, कितना समय लेगी, वो होता है मुश्किल। और उसके लिए हम लोग ये टूल्स का यूज करते हैं। ठीक है, 200 दिन से मैं करूँ, तुमने देखा ही होगा। अब कैसे करते हैं आप देखो ध्यान से, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान के चलो हमारे सामने एक जो है पीनेट बन रहा है और मेरे सामने कोई भी स्टॉक है XYZ। ठीक है, यहाँ पर XYZ कोई भी स्टॉक मेरे पास रखा हुआ है, कोई भी डिजिटल एसेट है, DGS है मेरे पास, डिजिटल एसेट इसको बोलते हैं, DGS। अब मैं इसमें जो है मेरे सामने 1 डे का टाइम फ्रेम है, 1 डे का टाइम फ्रेम है, और यहां पर मार्केट में पीनट बना हुआ है। तो मेरे हिसाब से जो मूव है, मैंने देखा कि जो मूव है यहां से यहां तक जितना टाइम इसने लिया था, देखो आज तक तुम्हें चार्ट का जो इस्तेमाल होगा तुमने देखा होगा, प्राइस के हिसाब से देखो कि तुम, आज मैं तुम्हें ऐसे दिखाऊंगा यूज करना चार्ट को, ऐसे कैसे यूज करते हैं, ये वाला मीटर कैसे यूज करते हैं। तो मैं ये वाला मीटर देखा होगा, 100 200 300 400 500 जा रहा है। ठीक है, ये तो मैं आज ये वाला मीटर करके दिखाऊंगा कि टाइम के हिसाब से कैसे होता है। कि अगर मैंने बोला कि अगर पहले मूव 50 से 100 गया था तो अगली बार मूव 100 से 200 जा सकता है। यहां पर अगर मूव 5 मिनट में आए तो अगली बार शायद 10 मिनट में आएगा। दिस इज कॉल्ड रेंज एनालिसिस। ओके, अब यहां किस तरीके से होता है ध्यान से देखना। तो यहां पर मैंने देखा कि मेरे पास जितना टाइम लगा था, जैसे यहां पर मुझे 10 दिन लगे थे इस डिमांड को क्रिएट करने के लिए। तो अगली बार अगर मार्केट ने, हम मुझे पता लगा ब्रेकआउट दे दिया और 2 दिन हो चुके हैं मूव को आए हुए, 2 दिन मूव आ चुका, अब मैं इसमें देखूंगा कि मेरे पास 10 दिन के अंडर तो मूव आनी चाहिए। भाई जो मूव है वो बेसिकली 10 दिन के अंदर तो आनी चाहिए। उससे कम भी अगर उससे जल्दी भी आ गया तब भी मेरे लिए फायदा। तो मेरे पास एक एवरेज दिन निकलेगा कि मेरे पास 10 दिन के अंदर मेरे पास जो डिमांड है वो आ सकती है, और उसकी 50% डिमांड 50% डे में, यानी कि 5 दिन में आ सकती है। तो 50% डिमांड 5 डेज में, 100% डिमांड 10 डेज में। इसके अंडर में एक नंबर निकल के आता है, वो एग्जैक्ट नहीं होता कभी। जैसे मैंने 5 दिन बोला तो 5 दिन नहीं होता हर बार, वो शायद 4 दिन हो सकता है, वो 6 दिन भी हो सकता है, वो 3 दिन भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो हमारे सामने रेंज है वो निकल के आती है। अब मैं इसको चार्ट पे दिखाता हूं आपको किस तरीके से काम करता है। ठीक है, सो वी हैव दिस